नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि किस तरीके से सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है, लेकिन कुछ अधिकारी, मात्र कुछ अधिकारी सरकार की छवि, सरकार की मेहनत, सरकार की नीतियों पर पलीता लगाने से जरा सा भी नहीं चूकते। अपने फायदे के लिए कैसे प्रदेश की जनता के साथ, उनके विश्वास के साथ, सरकार के विश्वास के साथ भी और अपने काम, अपने ओहदे के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। आखिर क्या है उत्तराखंड का फ्रॉड से जुड़ा ये पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। एक एक परत इस पूरे फ्रॉड के खेल से जुड़ी हुई आपके समक्ष खोलेंगे और ये जानने के लिए अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। देवभूमि उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी उनकी कोशिशों पर लगातार पानी फेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसों की ताकत के आगे नियम, कायदे, प्रशासन सब घुटने टेक रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजधानी देहरादून से महज कुछ किलोमीटर दूर रानी पोखरी के बड़कोट माफी गांव की वो दास्तान, जहां पर 124 बीघा जमीन पर ऐसा खेल खेला गया जिसने सिस्टम के गठजोड़ को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। वर्ल्ड क्लास टूरिज्म कॉम्प्लेक्स और कॉर्पोरेट सेंटर बनाने के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन हकीकत में ना कोई टूरिज्म प्रोजेक्ट बना, ना स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला, उल्टे कागजों में हेरफेर करके अवैध प्लॉटिंग हुई। आम जनता से जुड़े करोड़ों रुपए ऐंठे गए। आखिर 17 सालों से चल रहे इस महा घोटाले पर तंत्र खामोश क्यों रहा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देहरादून जिले की गोद में बसा रानी पोखरी का बड़कोट माफी गांव, चारों तरफ रिजर्व फॉरेस्ट की हरी भरी गोद, चिड़ियों की चहचहाट और वो सौंधी सी उपजाऊ मिट्टी। गांव वाले तो बेचारे इसी मुगालते में जी रहे थे कि कुदरत ने उन्हें शांति की विरासत बख्शी है। लेकिन फिर आया साल 2006 और अचानक विकास के कुछ दिव्य मसीहा इस गांव पर मंडराने लगे। प्रॉपर्टी बाजार के इन भूखे सूरमाओं की नजर जैसी इस शांतवादी पर पड़ी, उन्हें खेत खलियानों में हरी भरी खेती के बजाय कागजों पर हरी भरी नोटों की फसल लहलाती दिखने लगी। बस फिर क्या था, हवा में टूरिज्म के हसीन सपने घोले गए और कागजी बाजीगरी के माहिर खिलाड़ी कारोबारी अनिल नायर, जो फाइलों में अनिल रन्याल बनकर अवतरित हुए, उन्होंने दो ऐसी चमचमाती कंपनियां खड़ी कर दी, मानो बड़कोट माफी गांव के किसानों की किस्मत ही बदलने का ठेका उन्होंने ले लिया है। कारोबारी अनिल नायर के नेतृत्व में जो प्रमुख कंपनियां बनाई गईं, उनके नाम थे मैसर्स ऋषिधाम फॉरेस्ट रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स प्रेरणा सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। आगे चलकर दिल्ली की मैसर्स शरणार्थी कॉरपोरेशन जैसे कॉर्पोरेट मोहरों को भी इसमें शामिल किया गया और वर्ल्ड क्लास टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के हसीन सपने दिखाकर किसानों से ग्राम बड़कोट माफी में कुल 14.2290 हेक्टेयर यानी के लगभग 124 बीघा उपजाऊ जमीन खरीदने की रूपरेखा तैयार की गई। और फिर साल 2008 में शासन से पर्यटन परियोजना के नाम पर इस विशाल भूखंड को खरीदने की अनुमति भी मिल गई। मेरे पीछे जो बड़ा भूभाग देख रहे हैं, ये वही जमीन है जहां कागजों पर वर्ल्ड क्लास टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का सपना बुना गया था। शासन को भी भरोसे में लिया गया कि पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन 17 साल बाद भी आज यहाँ पर न तो कोई पर्यटन गतिविधि है और ना ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट नजर आता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे किसको फायदा देने की कोशिश हो रही है। साहब, सरकार भी जब किसी पर मेहरबान होती है तो दिल खोलकर छप्पर फाड़ देती है। कागजों का गणित देखिए, 14 हेक्टेयर से ज्यादा फैली इस उपजाऊ जमीन की कीमत सर्किल रेट के हिसाब से लगभग 6 करोड़ आंकी गई थी। अब कायदे से कृषि जमीन को पर्यटन का स्वर्ग बनाने के लिए सरकारी खजाने में 20% यानी के करीब 1 करोड़ 19 लाख का शुल्क जमा होना चाहिए था, लेकिन
वाह रे अफसरशाही का दिल। 6 हेक्टेयर से बड़े भूखंड का ऐसा अनोखा डिस्काउंट कूपन निकाला गया कि नियमानुसार बनने वाला टैक्स सीधे आधा हो गया और पूरे 59,76,000 रुपए की सरकारी सौगात दे दी गई। प्रशासन ने मेहरबानी लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बस बदले में उन्होंने जो दिया वो थे हवा में उड़ते नियम कायदे और धज्जियां उड़ाते कानून। शासनादेश के अनुसार इस 14.2290 हेक्टेयर जमीन का कुल मूल्य सर्किल रेट के आधार पर 5,97,00,000 आकलन किया गया था, जिस पर 50% की विशेष छूट के बाद 59,76,000 का कन्वर्जन शुल्क जमा कराया गया। हालांकि इस भू हस्तांतरण के लिए शासन ने बेहद कड़ी शर्तें लगाई थी, जिसके तहत खरीदी गई जमीन पर 2 वर्ष के भीतर पर्यटन परियोजना का कार्य शुरू करना अनिवार्य था और इस प्रोजेक्ट में उत्तराखंड के मूल निवासी बेरोजगारों को न्यूनतम 70% रोजगार देना तय किया गया था। इसके साथ ही जमीन का इस्तेमाल केवल पर्यटन गतिविधियों तक सीमित रखा गया था। इसका व्यवसाय आवासीय या किसी भी दूसरे रूप में बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित था और नियमों के उल्लंघन पर भूमि हस्तांतरण को शून्य मानकर जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 167 के तहत सरकार में जब्त करने का स्पष्ट प्रावधान था। इसके अलावा रिजर्व फॉरेस्ट के पास होने के कारण वन विभाग की एनओसी 9 से 12 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग और भूमि की सीमाओं पर 5-5 मीटर की ग्रीन बेल्ट विकसित करना भी अनिवार्य शर्तों में शामिल किया गया था। लेकिन कागजों की ढाल बनाकर दांव खेले गए, नियम ताक पर रख दिए गए, साल दर साल गुजरते गए, अफसर बदलते गए, ना प्रोजेक्ट जमीन पर उतरा, ना किसी भी अफसर ने जवाबदेही तय करने की जहमत उठाई। प्रोजेक्ट तो नहीं बना, लेकिन इस जमीन पर एक नया और खतरनाक खेल शुरू हो गया। आरोप है इस प्रतिबंधित भूमि पर ऋषिधाम एनक्लेव के नाम से धड़ल्ले से प्लॉटिंग शुरू कर दी गई। चूंकि जमीन पर कानूनी पाबंदियां थी, इसके आधिकारिक रजिस्ट्री मुमकिन नहीं थे। इसके लिए निकाला गया दूसरा रास्ता, स्टाम्प पेपर पर सौदे। आम लोगों और छोटे निवेशकों को झांसा दिया गया। लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई, जीवन भर की बचत और पेंशन का पैसा इस आस में लगा दिया कि उन्हें आशियाना मिलेगा। करोड़ों रुपए वसूले गए और जब मामला बिगड़ा तो कारोबारी हाथ खड़े करके गायब हो गए। आज सैकड़ों निवेशक अपने पैसों और जमीन दोनों के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का आरोप प्लॉटिंग और कागजी घोटाले तक ही सीमित नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पर नाले, खाले और सरकारी जमीनों पर भी कब्जा हुआ है। शासन की शर्तों के मुताबिक संरक्षण और सीमांकन की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की थी। अगर कथित तौर पर इतना बड़ा अतिक्रमण हुआ है तो सवाल उठता है कि सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई। 2 अप्रैल 2012 को भू उपयोग परिवर्तन के नाम पर लाखों रुपए का शुल्क जमा कराया गया था। ग्राम बड़कोट माफी के खसरा नंबर 1764, 1766, 1782, 1831, 1840 का ख ग सहित दर्जनों खसरों की भूमि को कागजों पर रिसोर्ट के लिए दर्ज तो कराया गया, लेकिन जमीन पर कोई निर्माण नहीं हुआ। मामला तब तूल पकड़ने लगा जब साल 2022 में स्थानीय लोगों की शिकायत पर जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 166/167 के तहत कार्रवाई शुरू हुई। नियम स्पष्ट है, अगर शर्तों का उल्लंघन हो तो जमीन राज्य सरकार में निहित कर ली जाती है। एसडीएम कोर्ट में सुनवाई चलने लगी और लगा कि अब कार्रवाई होकर रहेगी, लेकिन तभी अदृश्य ताकतों ने काम करना शुरू किया। शासन स्तर से जादू की छड़ी घूमी और परियोजना की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी होने लगे। हर बार कागजों पर लिखा गया ये अंतिम अवसर है, लेकिन हर बार ये अंतिम अवसर भू माफियाओं के लिए राहत की नई तारीख बनता गया। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आया साल 2025 में। सूत्रों के मुताबिक जब कानूनी शिकंजा कसने लगा, तब इस खेल में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता से जुड़े एक शक्तिशाली मंत्री के पुत्र की एंट्री हुई। आरोप बेहद गंभीर है। कहा जा रहा है कि तकनीकी, कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए करोड़ों रुपए का बैकडोर सौदा हुआ। इसके बाद मंत्री पुत्र को दोनों मूल कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर बैठा दिया गया। हालांकि इन दावों की निष्पक्ष जांच होना बाकी है, लेकिन जिस तरह से अचानक अफसरशाही का रुख नरम हुआ और फाइलें ठंडे बस्ते में जाने लगी, उसने पूरे सिस्टम की नीयत पर बदनुमा दाग लगा दिया। इस मामले को लेकर अनिल नायर से प्राइम न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह ने बात की, तो उनका क्या कहना था, पहले वो सुनिए। प्राइम न्यूज देहरादून से महेंद्र बोल रहा था मैं।
सर थोड़ा सा ये जानना था आपका यहाँ पे बड़कोट माफी में जो प्रोजेक्ट शुरू होना था वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स का, वो अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पाया है? हाँ, अभी वो हमने बंद कर दिया। हाँ? बंद कर दिया उसको। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या इस... कोई हाँ, वो कंपनी नहीं है। अच्छा, वो कंपनी ही खत्म हो गई। हाँ जी। अब किसके पास है वो जमीन वमीन वो सब? पता नहीं कौन कर रहा है। अच्छा, तो ये ऋषि धाम और ये प्रेरणा लर्निंग सेंटर आप ही की कंपनी थी ना? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या है अब ये कोई सुमित सिंह है जुड़ गए हैं क्या? हाँ, शायद हो सकता है। अच्छा, तो फिलहाल अभी किसके पास है वो ये कंपनी? पता नहीं, उन्हीं के पास होगी जो आपने नाम बताया। हाँ, तो ये अभी पता चला था, तो हमारे ख्याल से वो सुनवाई भी चल रही थी ना 166-67 वाली तहसील में। हाँ, नहीं पता नहीं उसका हुआ। सुना आपने, अनिल नायर का कहना है कि पिछले साल ही उन्होंने कंपनी बेच दी, जबकि 166-67 की सुनवाई चल रही थी। तभी बीच में कैसे कंपनी बेच दी गई? बोर्ड मेंबर बदल दिए गए, जबकि नियमों के तहत ऐसा नहीं कर सकते। अनिल नायर के अनुसार कंपनी अब उनके नाम नहीं है, लेकिन उन्हीं के नाम पर एसडीएम कोर्ट में 166-67 की सुनवाई का नाटक चल रहा है। सुनवाई के दौरान नामांतरण, हस्तांतरण, बिक्री और खरीद पर पूरी तरह से रोक होती है। इसके बावजूद अनिल नायर कंपनी को हैंडओवर करके चलते बने। अधिकारी भू कानून के नाम पर मूक दर्शक बने रहे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो 2008 के शासनादेश शर्त नंबर 7 और 8 के तहत इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करता, लेकिन 17 सालों में पर्यटन विभाग ने एक बार भी धरातल पर जाकर ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि 124 बीघा पर टूरिज्म बन रहा है या प्लॉटिंग का बाजार सजाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष अब सवाल कर रहा है। केवल रानी पोखरी नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने द्वार खोला था भूमाफियाओं के लिए, हजारों एकड़ जमीन जिस प्रयोजन के लिए ली गई थी, उस प्रयोजन को पूरा न करके उसको खुर्द-बुर्द करने का काम, उसको अन्य प्रयोजनों में इस्तेमाल करने का काम, उनको बेचने का काम रानी पोखरी में भी हुआ, पूरे प्रदेश के अंदर हुआ। जांच करा ली जाए। हजारों एकड़ जमीन है ऐसी पूरे प्रदेश के अंदर, तराई में भी और मैदान में भी और पहाड़ में भी, सब जगह अगर आप देखेंगे सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह जी से शुरू करके 9.5 सालों में इस प्रदेश के अंदर हजारों एकड़ जमीन खुर्द-बुर्द करने का काम किया। दरअसल ये सीधे सीधे जमीन घोटाले का मामला है। 17 साल से पर्यटन के नाम पर जमीन दबा कर रखी गई, अवैध प्लॉटिंग से करोड़ों कमाए गए। जब सरकार को जमीन जब्त करनी चाहिए थी, तब बड़े बड़े नेताओं और मंत्री पुत्रों को पार्टनर बनाकर मामले को दबाया गया। इस पूरे मामले पर प्रशासनिक सुस्तता बड़े तौर पर जिम्मेदार है। जो प्रकरण अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है, उसके बाद में एसडीएम ऋषिकेश से संबंध में बात की गई है, तो एसडीएम ऋषिकेश के द्वारा इस पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें उनके द्वारा नियमानुसार इसे जो मैटर को जो हैंडल किया जाना है, उसको या मैटर को नियमानुसार जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है वो की जाए। ऐसे में प्राइम न्यूज के भी कुछ बड़े सवाल हैं। सवाल नंबर 1, 17 साल से 124 बीघा उपजाऊ जमीन पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना, बार बार अंतिम अवसर के नाम पर मोहलत के परवाने क्यों जारी करता रहा? सवाल नंबर 2, जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 166-67 का उल्लंघन साफ होने के बाद भी एसडीएम कोर्ट से फाइलें आगे क्यों नहीं बढ़ी? जमीन राज्य सरकार में जब्त क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 3, वर्ष 2008 के शासनादेश में 70% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार और पर्यटन मॉनिटरिंग का नियम था, तो 17 सालों तक पर्यटन विभाग गहरी नींद में क्यों सोता रहा? सवाल नंबर 4, जब जब्ती की कानून तलवार लटकी, तभी यूपी के रसूखदार मंत्री की कंपनियों में डायरेक्टर पद पर एंट्री कैसे हो गई? क्या अफसरशाही बैकडोर सौदेबाजी के दबाव में झुक गई? सवाल नंबर 5 और आखिरी, प्रतिबंधित भूमि पर ऋषिधाम एनक्लेव के नाम से स्टाम्प पेपर पर अवैध प्लॉटिंग कर आम जनता से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए गए, ठगे गए निवेशकों का पैसा और आशियाना कब वापस मिलेगा? 124 बीघा जमीन, 17 साल का लंबा इंतजार। बड़कोट माफी का ये मामला सिर्फ एक जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है। भू माफियाओं के आगे नतमस्तक हो जाता है। ऋषिकेश से महेंद्र प्रताप सिंह, प्राइम न्यूज।
17 साल एक लंबा वक्त होता है, पूरी उम्र का एक हिस्सा लगभग बीत जाता है, लगभग गुजर जाता है, एक बच्चा पैदा होता है, वो युवा बन जाता है और 17 साल तक ये खेल इसी तरीके से चलता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। सरकारें आई गई, सरकारें बदल दी गई, लेकिन ये अधिकारी किस तरीके से मट्टी पलीत करते रहे, किस तरीके से ये धोखा देते रहे, किस तरीके से कागजी खेल खेलते रहे, वो सब आंखों के सामने इस रिपोर्ट के जरिए उजागर हो गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं महेंद्र प्रताप सिंह ऋषिकेश से। सीधे महेंद्र का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। महेंद्र, 17 साल का वक्त वाकई में एक लंबा वक्त होता है। ये अधिकारी किस तरीके से भ्रष्टाचार करते रहे, ये अधिकारी किस तरीके से लीपापोती करते रहे, कारो कान खबर नहीं हो पाई। अब उन बेरोजगारों को राहत आखिर कैसे मिलेगी, जिनकी जमीनों के पर कब्जा किया गया, जिनकी जमीनों के साथ ही पूरा खेल किया गया, उनको न्याय कैसे मिलेगा, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। जी मोनिका, देखिए, ब्यूरोक्रेसी किसी भी सरकार में बहुत बड़ा ताकत होती है और वही सरकारों को या किसी नेता को कहें तो वो वही चश्मा फिट करते हैं जैसे वो चाहते हैं दिखाना। तो इसके साथ भी जो मामला हमने खोला है, ये 2008 से ही इसकी पटकथा शुरू हो गई थी, लेकिन इनके दिमाग में कभी था ही नहीं कि यहाँ पे कोई परियोजना धरातल पर ले आ रही है। लिहाजा इन्होंने जैसे ही 2008 में संस्था बनाई, उसके बाद शासन से परमिशन लिया कि यहाँ पे एक पर्यटन परियोजना लेकर के आना है। उसके बाद से ही कुछ नहीं किया गया। सारी की सारी चीजें शासन में अपनी पैरवी करके, अपने रस्सू का प्रयोग कर करके 2-2 साल के हिसाब से ये लोग अपना अवधि बढ़ाते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन विभागों को जिम्मेदारी थी कि वो समय समय पर देखें और ये बताएं कि आखिर ये परियोजना धरातल पर है कि नहीं। जैसे पर्यटन विभाग को ये तय करना था कि वो हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे कि आखिर कितना काम पूरा हुआ है, कितना शेष है। उनकी आज तक एक भी रिपोर्ट नहीं है। दूसरी चीज, राजस्व विभाग को यह तय करना था कि जितनी जमीन इन्होंने खरीदी है उसके आसपास कोई सरकारी जमीन तो कब्जा नहीं हुई है। तो राजस्व विभाग भी कभी मौके पर गया ही नहीं ये देखने के लिए कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। लिहाजा उसका असर ये हुआ कि कम से कम 5 से 7 बीघे सरकारी जमीन कब्जा हो रखी है वहां पे। और ये सरकारें या फिर जो भी कहें, ये अफसर पूरी तरीके से सरकार को भी और पब्लिक के भी आंखों में धूल झोंकते रहे। ये बहुत बड़ा घोटाला है। और ये जब से सन 2000 से जब से ये उत्तराखंड का गठन हुआ है, उस तब से अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है अगर ये सरकार निष्पक्ष रूप से जांच करे, क्योंकि कई सरकारें बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। महेंद्र, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और धाकड़ धामी की अगर बात करें, वो हमेशा निष्पक्षता के साथ इस प्रदेश की छवि को निखारने में, उभारने में, इस प्रदेश को विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप विभागों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो मंत्रीगण हो गए या जो अधिकारी हो गए, इनको कैसे सुधारा जाए, किसी की नजर नहीं जाती है। क्या सब कुछ मिला जुला ये खेल था, या फिर ये एक बड़ी लापरवाही है कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ? सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, सभी लोगों की लापरवाही है। बिल्कुल मोनिका, ये अफसर और निवेशक दोनों का गठजोड़ जो है पूरी सरकार की साख पे पलीता लगा रहे हैं। निश्चित रूप से धामी सरकार ने ये घोषणा की थी कि सख्त कानून बना करके, जो भू कानून है उसको बना करके, उनका असली मकसद यही था कि जिस तरीके से जहां पे हमारे भूखंड जो जितने भी हैं उनका सदुपयोग हो सके, जिस भी मद में लिया गया है, जिस प्रयोजन के लिया गया है, उसकी जांच करवाई जाए। लेकिन अफसरों की इतनी ढीठ हो चुके हैं अफसर की, पूरा महकमा, कोई एक अफसर की बात नहीं है, पूरा महकमा पूरी सरकार की आंखों में धूल झोंक रहा है और उनको वही दिखाना चाह रहे हैं वो जो दिखाना चाहते हैं। कभी ये मौके पर गए ही नहीं और इससे पूरी हरकतों से इनके पूरी सरकार के साख पे ठेस पहुंच रही है। मोनिका, महेंद्र, अब कार्रवाई की अगर बात करें, क्या सरकार के कानों तक कभी ये खबर पहुंची है? क्या इस पूरे मामले में अब जांच कब बिठाई जाएगी, क्या कार्रवाई की जाएगी, इस बाबत कोई जानकारी? उनका जांच का इतना हास्यास्पद स्थिति है कि पूरी जांच चले 166-67 की जो कार्रवाई होती है उसका यही प्रयोजन होता है कि अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है, जो जिस भी मद में लिया गया है जमीन, अगर उसका दुरुपयोग कर रहा है तो और 2 साल के अंदर उसका अमली जामा नहीं पहनाया गया है तो सीधे सीधे राज्य सरकार में निहित होगी वो जमीन। लेकिन नीचे से लेकर के, चाहे वो एसडीएम कार्यालय हो, चाहे पटवारी हो, यहाँ से लेकर के शासन तक, और ये जो 2 साल की अवधि बढ़ाई जाती है ये राज्यपाल के अनुमोदन के बाद बढ़ाई जाती है। तो आप इनकी पहुंच का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों की पहुंच कहां तक है। ऐसे में एक मुख्यमंत्री या एक कोई व्यक्ति जो है
इनके पूरे जो कॉकस इनका है उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालत यह है कि अभी मौजूदा हालत यह है जो ताजा तरीन आपको जानकारी में दे मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और ये धाकड़ धामी का प्रदेश है और उम्मीद निष्पक्षता की जा सकती है। और क्या उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इसका जो पूरा कोकस है वो तोड़ा जाएगा, इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया जाएगा। फिलहाल महेंद्र, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऋषिकेश फाइल्स का पार्ट 1 हमने आपके समक्ष रखा, जहां 17 साल का ये पूरा खेल उजागर हुआ हमारी आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के माध्यम से। लेकिन ये खेल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। अगर आप सोच रहे हैं कि बस इतनी सी कहानी है, तो नहीं जनाब, कहानी इतनी सी नहीं है, कहानी अभी बहुत बड़ी है। और कल हमारे साथ जुड़ना ना भूलेगा ठीक 8 बजे, क्योंकि इस कहानी का पार्ट 2 हम आपके समक्ष रखेंगे। एक ऐसा बड़ा खुलासा आपके समक्ष करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अधिकारी कितने भ्रष्ट हो सकते हैं। ये अधिकारी जब फ्रॉड पर उतर जाए तो न जाने क्या क्या करते हैं, और ये कॉकस, जिस कॉकस की बात हो रही थी, ये किस तरीके से अपने जाल पसारे हुए हैं। तो कल एक बार फिर से बियॉन्ड हेडलाइंस में हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, ठीक इसी समय पर शाम 8 बजे। नमस्कार।